नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल्स में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें अच्छी प्रकार से देख भी रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि चैनल्स पर आप जैसे ही चैनल का लिंक खोलोगे तो चैनल्स पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास वाइज वीडियो आसानी से देख सकते हैं। 9th क्लास के, 10th क्लास के, सीनियर क्लास के, इस प्रकार से वीडियो आप उस पर लगातार प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और चैप्टर वाइज उसमें वीडियो डाले गए हैं और पार्ट भी लगाए गए हैं ताकि आपको देखने में, समझने में सहूलियत हो, किसी भी प्रकार के आपको कोई समस्या न हो। और वीडियो को आप बीच में स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें और ताकि आपको इस चीज़ का अच्छे ढंग से पूरा फ़ायदा मिल सके। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और बीच में छोड़ोगे तो वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ढंग से क्लियर नहीं होगा। तो कल हम लास्ट टाइम के अंदर अध्ययन कर रहे थे कार्बन के कुछ ऐसी विशेषताओं का जिनमें महत्वपूर्ण ये था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का अध्ययन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना। और उसके अलावा और भी कुछ कार्बन की अन्य विशेषताओं का आपने अध्ययन किया था जो आपको ध्यान में होगा। उसके लिए मैं आपको जैसे अपने करते आ रहे हैं उसी प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए चीज़ों का। कल अपने जैसे एग्जांपल्स में पहले उदाहरण लिया था मेथेन का, CH4 का। तो CH4 में CH4 ये संरचना होगी, इसका सामान्य सूत्र। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई थी, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाती है। तो ये CH CH4 हो गया। और जहाँ पर ये इसको बॉन्ड ये काट रहा है, इसको CH के साथ जुड़ा है, वहाँ मैंने एक छोटा राउंड बना करके और ये 4 राउंड क्रिएट किए। और जो सिंगल बॉन्ड है उसको मैंने एक डॉट एक क्रॉस से दर्शाया है, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस से इसको मैंने डिनोट किया है। तो ये होगी मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी इसको कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो फॉर्मूला था एथीन का, C2H4, ये इस प्रकार से बना होता है C2H4, 1 2 3 और 4H हो गया। ये एथीन की संरचना होगी, ये एथीन की संरचना होगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ ये कार्बन कार्बन जोड़ करके जहाँ बीच में डबल बॉन्ड था उसको मैंने आपस में ओवरलैप किया। ये जो हिस्सा आपस में काट रहा है इसे कहते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापित हिस्सा, ये अतिव्यापन हो रहा है, इसको मैंने ओवरलैप कर दिया। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड का 2 डॉट आ रहे हैं। एक सिंगल बॉन्ड के कितने डॉट आ रहे हैं? 2 डॉट। तो डबल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड हो रहा है तो क्या कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितने डॉट्स आएंगे? 4 डॉट। फिर देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो मैंने इस गोले को यहाँ काट दिया, एक डॉट एक क्रॉस। फिर इधर इस हाइड्रोजन का एक गोला और बनाया और ये एक डॉट एक क्रॉस। ये अतिव्यापित कर रहा हूँ मैं हर हिस्से को क्योंकि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन भी जुड़ा है, इस कार्बन से ये भी जुड़ा है, तो ये मैं इसको काट रहा हूँ। जैसे रीजनिंग में आप क्वेश्चंस करते हो ना, उस प्रकार का ये पैटर्न है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का। ऐसी संरचनाएं अपने रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो इस कार्बन को इस हाइड्रोजन से जोड़ना है तो ये अतिव्यापित किया, ये एक डॉट एक क्रॉस बनाया। फिर इधर एक हाइड्रोजन जोड़कर अतिव्यापित किया, ओवरलैपिंग किया, एक डॉट एक क्रॉस बना दिया। तो ये होगी दोस्तों एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे बात समझ में? ये एथाइन का, C2H2 का, एथाइन का जो था तीसरा, उसमें देखो कि यहाँ बीच में C2 यानी 2 कार्बन जोड़ दिए और बीच में ट्रिपल बॉन्ड। नाम से ही क्लियर है एथाइन अर्थात बीच में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आएगा, त्रिबंध जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिबंध। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्रिबंध कहते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? और इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आएगा इसमें। अब देखो ये मैंने इसको कार्बन से यहाँ पर जोड़ दिया, 2 कार्बन आपस में ओवरलैप कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, तो यानी टोटल 6 डॉट्स आ गए। कितने डॉट आ गए? 6। एक लाइन का 2 डॉट। अब देखो यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ा तो यहाँ इसको मैंने जोड़ दिया, हाइड्रोजन से एक डॉट एक क्रॉस आ गया सिंगल बॉन्ड का, इसका हाइड्रोजन का एक डॉट एक क्रॉस आ गया, एक डॉट एक क्रॉस आ गया। और ये हो गया एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आज अब अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले जो
चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़, उसका अध्ययन करते हैं, एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। नए टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रो कार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ये जो आज का अपना टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। इसमें देखो ये न्यू टॉपिक हो गया आज का। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में अपने देखते हैं कि सबसे पहले कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति जानना आवश्यक है। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में कार्बन यौगिकों की जो नाम पद्धति है उसको अपने जानना आवश्यक है। तो कैसे जानते हैं? देखो, यानी जैसे सबसे पहले तो ये देखो कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसकी कार्बन यौगिकों की जो नाम पद्धति है उसको भी अपने जानेंगे। तो वर्गीकरण में हाइड्रोकार्बन का जिक्र दोनों का ही करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। तो इसको देखो, उसके बाद में अपने इसका पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या चीज़ है? कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिकों को कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, CH4 C2H6 C2H4 C2H2 आदि। ये हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। अब देखो एक भी ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। परमाणु जो है वो कैसी अवस्था में नहीं रहते? एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। अब देखो ये अन्य परमाणु से सहयोग करके अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। जो परमाणु अन्य परमाणु से सहयोग करके क्या प्राप्त करता है? अपना स्थायित्व है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कार्बन भी अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ करके अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। जैसे कार्बन भी कई अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ करके अपना स्थायित्व प्राप्त करता है ना। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कैसे, कि जैसे C है, ये तो है ही है, इसके साथ जुड़ गया, H के साथ भी जुड़ गया, N के साथ भी जुड़ गया, O के साथ भी जुड़ गया, S के साथ भी जुड़ गया, और F के साथ भी जुड़ गया, और भी जैसे कई चीज़ आ गई, उसके साथ ये जुड़ करके क्या करता है? अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। उसके साथ जुड़ करके अपना क्या प्राप्त कर लेता है? स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, स्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है। अब इस गुण को ही कार्बन का श्रृंखलन या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इसे कार्बन का श्रृंखलन
कार्बन का श्रृंखलन या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। श्रृंखलन या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये है कार्बन का श्रृंखलन या कार्बनिक यौगिक। इस चीज़ को ध्यान में रखना, श्रृंखलन या कार्बनिक यौगिक कहलाता है। यानी अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जैसे ये इसके साथ जुड़ गया HNOSF, खुद कार्बन भी है इसमें, तो यानी मैन इसमें क्या लिखोगे कि कार्बन का इनके साथ जुड़कर के, जैसे CHNOSF के साथ जुड़कर के स्थायित्व प्राप्त करता है, वो जो चीज़ है उसी को क्या कहते हैं, कार्बन का श्रृंखलन या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, विस्तार से आपको मैंने बताया गया सारी चीज़, और शॉर्टली यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है ना। इन चीज़ों के साथ भी कार्बन, कहने का अर्थ है कार्बन जैसे इसके साथ जुड़ गया, खुद कार्बन के साथ H है, जैसे खुद कार्बन के साथ अभी एग्जाम्पल देखा था आपने यहाँ, ये रहा देखो, इसमें कार्बन के साथ ही जुड़ा है, यहाँ देखो कार्बन के साथ ही जुड़ा है, तो खुद कार्बन के साथ हो गया। फिर यहाँ इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो वो चीज़ लिखी है। कार्बन हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, N के साथ भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, O के साथ भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ऐसे इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो ये कहलाता है कार्बन का श्रृंखलन या कार्बनिक यौगिक। अब श्रृंखलन एक पीछे भी आया था, वो भी सही है, यानी श्रृंखलन में कार्बन एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, लंबी श्रृंखला बना लेता है, सब चाहे वो कार्बन से जुड़ा हो, किसी अन्य तत्व से जुड़ा हो, या और किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, वो सारी उसमें शामिल होती है। श्रृंखला बनाना ही श्रृंखलन कहलाता है, यानी लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, तो वो है श्रृंखलन के अंदर, ठीक है ना। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपने इसका वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं अपने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो इसका वर्गीकरण देखते हैं अपने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखते हैं अपने। तो इसमें क्या है कि असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने या समझने के लिए उनके नामकरण की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। यानी इसमें क्या हुआ कि असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने व समझने के लिए नामकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना। और इसके नामकरण की देखो दोस्तों कई पद्धतियां हैं, नामकरण की कई पद्धतियां हैं, इसकी पद्धतियां कई हैं, ठीक है ना। इसके नामकरण की कई पद्धतियां हैं। इसकी पद्धतियां निम्न है। अब इसके नामकरण की कुछ पद्धतियां हैं, उसमें जैसे 1 नंबर पर आती है रूढ़ पद्धति। 1 नंबर पर आती है
रूढ़ पद्धति। रूढ़ का अर्थ वैसे पुराना होता है, रूढ़िवादी बोलते हैं ना, जैसे रूढ़ पद्धति। 2 नंबर पर आती है फिर व्युत्पन्न पद्धति। 2 नंबर पर क्या आती है? व्युत्पन्न पद्धति। और व्युत्पन्न का अर्थ होता है किसी चीज से कोई चीज निकलना, किसी चीज से किसी चीज का निकलना व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, पेड़ में तना है, तने से शाखाएं निकल गई और उस शाखाओं से जैसे और नई छोटी छोटी टहनियाँ शाखाएं फूटती है ना, तो वो उनका व्युत्पन्न है। वो उनका क्या है? व्युत्पन्न है। ठीक है, तो वो होता है व्युत्पन्न। और तीसरी जो पद्धति है वो है IUPAC। तीसरी पद्धति कौन सी है? IUPAC, जिसका आपने जिक्र कर रहे थे, और ये चैप्टर इसी पर बेस्ड है, आधारित इसी पर है ये ज़्यादा, IUPAC। तीसरी पद्धति कौन सी है? IUPAC। पहली रूढ़ पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी कौन सी है? IUPAC पद्धति। ये 3 पद्धतियाँ इसका अपने अध्ययन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले जो चीज़ अपने पढ़ेंगे वो तो पद्धतियाँ पढ़ेंगे, वो तो बाद की बात है। उसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इसको समझ लेना, जो इसका वर्गीकरण है उसको ढंग से समझ लेना अति आवश्यक है। ठीक है ना? यानी ये जो अपने पढ़ रहे हैं ये तो हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में, यानी जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले तो कि असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने और समझने के लिए नामकरण की आवश्यकता पड़ी, और इसके लिए कई पद्धतियाँ दी गई, कुछ मुख्य पद्धतियाँ दी गई, जिसमें से जैसे 1 नंबर है रूढ़ पद्धति। पहली पद्धति कौन सी है? रूढ़ पद्धति। 2 नंबर है व्युत्पन्न पद्धति। 3 नंबर है IUPAC पद्धति। 3 नंबर कौन सी है? IUPAC। और ये इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो तीनों ही अच्छी है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पिक किए जाते हैं, इस पर उठाए जाते हैं। ठीक है ना? तो अब तीसरी पद्धति ये हो गई IUPAC पद्धति, और इसकी पद्धतियां जो हैं वो 3 है, ये ध्यान रखना है आपको। असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने के लिए, यानी बहुत बड़ी श्रृंखला में कार्बनिक यौगिक हैं, बहुत असंख्य कार्बनिक यौगिक है, तो उनको डिवाइडेशन किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो वो पहली तो रूढ़ होगी, दूसरी व्युत्पन्न होगी, तीसरी IUPAC होगी। अब देखो इन पद्धतियों को पढ़ने से अपने पहले एक थोड़ी सी चीज़ देखते हैं नॉर्मल, उसको ध्यान में रखना। यानी हाइड्रोकार्बन वर्गीकरण में सबसे पहले क्या है कि यहाँ हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको डिवाइड किया गया है, इसको समझो ध्यान से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बंटा हुआ है। तो इसका जो पहला भाग है वो क्या है? देखो, मुख्यतः 2 भागों में ये बंटा हुआ है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला पार्ट है इसका विवर्त श्रृंखला। पहला पार्ट क्या है? विवृत श्रृंखला। विवर्त श्रृंखला यानी इसमें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन आते हैं। विवर्त श्रृंखला में कौन से आते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन आते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन इसमें आते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एलिफैटिक यौगिक आ गए इसमें, एलिफैटिक यौगिक इसमें आ गए। एलिफैटिक यौगिक इसमें आते हैं। ठीक है, तो विवर्त श्रृंखला ये है, और इधर जो दूसरी श्रृंखला है वो है संवृत श्रृंखला। वो कौन सी है? संवृत श्रृंखला। पहले मैं दोनों का जिक्र कर देता हूँ। ये है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये कौन से हाइड्रोकार्बन है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और इसमें दोस्तों चक्रीय हाइड्रोकार्बन में वलययुक्त यौगिक आते हैं। कौन से यौगिक आते हैं? वलययुक्त, अर्थात एरोमेटिक। इसमें वलययुक्त आते हैं। इसमें कौन से यौगिक आते हैं? वलययुक्त यौगिक आते हैं, यानी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे
अब एलिफेटिक एरोमेटिक का जिक्र मैंने पहले भी किया था। एलिफेटिक में तो नॉर्मल जैसे पहले एग्जांपल हमने पढ़ा था, और एरोमेटिक का एग्जांपल भी पढ़ा था, आपको ध्यान में होगा। एलिफेटिक में जैसे कौन सा था, एरोमेटिक में कौन सा था, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। देखो कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि सर एलिफेटिक एरोमेटिक में क्या है डिफरेंस। तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये C6H6 है, बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है। और अब जैसे उसका ये जो रूप चल रहा है ये एलिफेटिक है, यहीं ऊपर भी है एक एग्जांपल, ये एलिफेटिक है। इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं ना, ये है, ये है, ये एलिफेटिक होते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो अब देखो आगे, तो इसमें चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त यौगिक आते हैं। अब एलिफेटिक जो यौगिक है ये तो इसमें एलिफेटिक आते हैं, और इसमें वलय युक्त यौगिक यानी इसमें एरोमेटिक भी अपने कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको एरोमेटिक भी कह सकते हैं, इसमें आते हैं। अब एलिफेटिक जो यौगिक है ये फिर दोस्तों आगे दो भागों में बंटे होते हैं। एलिफेटिक यौगिक आगे दो भागों में बंटे होते हैं। एलिफेटिक यौगिक आगे कितने भागों में बंटे होते हैं? दो भागों में बंटे होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग तो है इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला तो कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा भाग है इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझना इस चीज को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया संतृप्त और ये हो गया असंतृप्त। ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है। ये वर्गीकरण समझना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब देखो दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। सारे कौन से यौगिक आते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। सारे हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। तो संतृप्त में क्या लिखोगे? इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, सी का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, से सबसे पहले मैं बात करूं, मेथेन आ गया, एक तो आ गया जैसे मेथेन, ठीक है। एथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ये सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक है, यानी एल्केन है। ये सारे क्या है? एल्केन, एल्केन श्रृंखला है ये, ठीक है। ये इसमें आते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो ये इसमें आ गए। अब देखो असंतृप्त में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर दोस्तों दो प्रकार की होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? एल्कीन, और दूसरा कौन सा है इसका? एल्काइन। पहला तो है इसका एल्कीन, पहला कौन सा है? एल्कीन, और दूसरा है एल्काइन। दूसरा कौन सा है? एल्काइन। पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन है, ठीक है ना, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन में देखो इसमें डबल बॉन्ड आता है। एल्कीन में क्या है? इसमें द्विबंध आता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या आता है? द्विबंध आता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो जैसे एथीन, प्रोपीन आदि, एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एथीन,
प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये आएंगे सारे, एथीन, प्रोपीन, ये सारे इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें शामिल होंगे। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। ठीक है, एल्कीन श्रृंखला में ध्यान ये रखना है कि कार्बन कार्बन के मध्य इसमें तो द्विबंध आता है, इसमें एकल बंध आता है, ये मेन चीज़ है कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक है ना, तो एकल बंध सिर्फ एल्केन में आता है। एकल बंध वाला होता है एल्केन। एकल बंध वाला कौन सा होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एल्केन होता है। एकल बंध वाला कौन सा होता है, एल्केन। और ये होता है डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, एल्काइन। तो ये हो गया। ठीक है, ये इसमें और भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं, यानी और भी कुछ इसमें आ सकते हैं, ईटीसी एटसेट्रा। ठीक है, इत्यादि। अब बात रही एल्काइन की। एल्काइन में क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता है, त्रिबंध आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आदि, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता है। ये इस प्रकार के कुछ उदाहरण इसमें हो जाएंगे। ये चीज़ मेन है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड आता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, संतृप्त भी हो गया, असंतृप्त भी हो गया। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ एक अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान रखना कि बहुत, मैं पहले बताना भूल गया, मेरे ध्यान में आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है ना, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखो, यहाँ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखो। तो अंतर क्या लिखोगे, सबसे मेन अंतर तो यही है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ एल्केन श्रेणी आती है। कौन सी श्रेणी आती है संतृप्त में, एल्केन श्रेणी, और असंतृप्त में दो श्रेणी आती हैं, एल्कीन और एल्काइन। बाकी इसमें आप जैसे मैंने बताया, उदाहरण देके आप बता सकते हो, इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसमें एथिन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस प्रकार की श्रेणियाँ इसमें आती हैं। इसको और विस्तार से पढ़ेंगे अपने ये सारी चीज़ें IUPSC में। IUPSC में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, अभी तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ये क्या क्या श्रेणियाँ, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, एल्केन क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन क्रिएट हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये जो इसका वर्गीकरण अपने पढ़ रहे हैं, इसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इसमें क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। अब देखो, ये तो हो गया, संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया। संतृप्त में एक आ गया, असंतृप्त में एल्केन और एल्काइन दो आ गए। अब ये इस विवर्त श्रृंखला के भाग हो गए। विवर्त श्रृंखला के क्या हो गए, ये जो यहाँ से ऊपर से अपने चल रहे थे, विवर्त श्रृंखला ये चलती आ रही है। देखो, विवर्त दो भागों में बंटी, संतृप्त और असंतृप्त में। संतृप्त में ये आया, असंतृप्त फिर दो भागों में बंटी, ये यहाँ तक अपने पढ़ लिया है। ठीक है, और ये जो संवर्त श्रृंखला है, विवर्त श्रृंखला पढ़ ली अपने, ये संवर्त श्रृंखला एक बार यहीं ब्लॉक कर रखी है मैंने। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो संवर्त जो श्रृंखला है, अब इसमें जैसे एल्काइन में और भी कुछ एक एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एसिटिलीन भी एक एग्जाम्पल है इसमें। एल्काइन वाले में एक और रह गया, एक एग्जाम्पल और है, जैसे इसमें एसिटिलीन, यहाँ लिख देता हूँ एसिटिलीन। ये कुछ हटके है एग्जाम्पल, तो इसको ध्यान रखना विशेष करके। एसिटिलीन है ये, इन नामों से अलग है इसका सूत्र, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना एसिटिलीन को। ठीक है, एल्काइन का ही एग्जाम्पल है ये एसिटिलीन। ठीक है, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं कि ये जो चीज़ अपने यहाँ छोड़ी थी, संवर्त श्रृंखला, विवर्त पढ़ ली, ये आगे बढ़ती है। फिर एक बार उसका अध्ययन किया, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ से आगे आ गई। अब देखो इसके कितने भाग बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो देखते हैं। तो एक भाग तो मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ इसका। ठीक है,
और दूसरा भाग मैं इसका यहाँ दर्शा रहा हूँ। दो भाग बनते हैं इसके। कौन सी श्रृंखला की? संवृत्त श्रृंखला को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ये चीज़ अपने पढ़ ली, ठीक है। देखो विवृत श्रृंखला तो ये पढ़ी ली अपने, संतृप्त और असंतृप्त में डिफरेंस करके। फिर संवृत श्रृंखला आगे चल रही है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये दो भागों में डिवाइड होगी। ये दो भाग कौन कौन से हैं? ये दो भाग, एक तो है इसका एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है ना, जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं। एक तो है एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है वो देख लेंगे डिफरेंस में। एलिसाइक्लिक यौगिक सबसे पहले तो इसमें आता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक यौगिक एक तो ये है इसमें, ठीक है। और एक है वो दूसरा बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक है, ये होते हैं दोस्तों एलिफेटिक ही होते हैं। ये क्या होते हैं? एलिफेटिक होते हैं। ये यौगिक कैसे होते हैं? एलिफेटिक, ये ध्यान रखना है। एक तो एलिसाइक्लिक यौगिक एक प्रकार से किसका रूप होते हैं? एलिफेटिक का ही रूप होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात फिर इनमें क्या है कि जलाने पर, यानी विशेष गुण क्या है इनका? जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। ये मेन गुण है। आगे जब लैब में अपने प्रैक्टिकली करते हैं ना, प्रयोग करते हैं, तब ये देखा जाता है कि एलिफेटिक, फिर वहाँ लिखी जाती है, इनकी पहचान लिखी जाती है कि ये एलिसाइक्लिक यौगिक का ही एक प्रकार है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये एलिफेटिक प्रकार के होते हैं, ये एरोमेटिक प्रकार के होते हैं। तो जो पहचान क्या होगी कि जो जलाया जाता है तो जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला देते हैं या बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन इसका एक एग्जाम्पल है। एलिसाइक्लिक यौगिक या एलिफेटिक यौगिक का एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन है। तो ये एलिफेटिक यौगिक होते हैं। पहचान क्या है कि जब इन्हें जलाया जाता है तो धुएं की ज्वाला के साथ, बिना धुएं की ज्वाला के साथ, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। तो जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ, धुएं की ज्वाला मतलब अग्नि, ज्वाला के साथ जलते हैं। ये इसकी पहचान बताइए, ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब लेबोरेटरीज में जब टेस्ट किया जाता है, प्रयोगशाला में, लैब में, तो पहचान कैसी की जाती है एलिफेटिक यौगिकों की? कि जब इनको जलाया जाता है तो बिना धुएं की ज्वाला देते हैं, यानी धुआं नहीं निकलता है जब इसकी अग्नि जलती है तो वो यौगिक एलिफेटिक हो गए। और जिसमें से धुआं निकलता है, जैसे लकड़ियों में से निकलता है या और दूसरी चीज़ें अपने जलाते हैं, तो वो एलिफेटिक यौगिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसकी पहचान है। तो बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलने वाले में जैसे एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोहेक्सेन। जैसे साइक्लोहेक्सेन इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो साइक्लोहेक्सेन मैंने बता रखा है आपको पहले, वैसे थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ कि इसकी संरचना साइक्लोहेक्सेन की कुछ इस प्रकार की होती है कि यहाँ, तो साइक्लोहेक्सेन की संरचना देखो, मैं बना देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ कि यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, और यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, यहाँ CH2 हो गया। ये है दोस्तों साइक्लोहेक्सेन की संरचना, ध्यान रखना, ये है साइक्लोहेक्सेन की संरचना। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन है, और 2 4 6 8 10 और 12 हाइड्रोजन है, यानी C6H12। इसका सूत्र क्या हो गया? C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन है। या इसका एक रूप और है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अपने इस ढंग से भी इसको बना सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना है, ठीक है ना। ये भी किसकी संरचना है? साइक्लोहेक्सेन की। अब देखो जो इसका लास्ट रूप रहा है वो देखते हैं, इधर वाला, ये जो मैं इधर लगा रहा हूँ, ये है एरोमेटिक। ये जो दूसरा इसका प्रकार है ये होता है एरोमेटिक। ये कैसे होते हैं? एरोमेटिक। ये तो था एलिफेटिक और ये होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो ये एरोमेटिक प्रकार है इसका। एरोमेटिक में क्या होता है कि इनको जब जलाया जाता है, एकदम उल्टा है, तो काले धुएं के साथ जलते हैं।
और अन्य एरोमेटिक गुण भी दर्शाते हैं, यानी काले कलर का धुआं निकलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे लकड़ी जलाते हैं या और भी जैसे कुछ जैसे टायर जलाया जाता है, टायर की ट्यूब जलाई जाती है तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है ना, तो वो एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है ना। तो जलाने पर ये विशेष पहचान है इनकी कि विशेष पहचानोगे कैसे एरोमेटिक को और एलिफेटिक को। जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, जलाने पर काला धुआं देते हैं, काला धुआं देते हैं या फिर काले धुएं के साथ जलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जलाने पर काला धुआं देते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं, और साथ में अन्य एरोमेटिक गुण भी दर्शाते हैं। इसके अलावा जो और अन्य एरोमेटिक गुण है ना, वो भी ये प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, प्लस में अन्य एरोमेटिक गुण, प्लस में अन्य एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं, अन्य एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, प्लस में ये गुण दर्शाते हैं। अब एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है इसका जैसे बेंजीन, एग्जाम्पल क्या है इसका, बेंजीन। बेंजीन का संरचना सूत्र भी बनाया था मैंने, आपको ध्यान में होगा, पहले पढ़ाया था उस टाइम, इससे शायद एक दो पहले क्लास में मैंने बनाया था। ये बेंजीन इसका एग्जाम्पल है। तो बेंजीन की संरचना देखो किस प्रकार से बनती है, आपको ध्यान में होगी, मैं बना देता हूँ। बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि यहाँ जैसे कार्बन आ गया, यहाँ फिर कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, और यहाँ एक कार्बन आ गया, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ भी एक कार्बन आ गया, ठीक है। पहले नॉर्मल संरचना इसकी बना देता हूँ मैं। अब देखो कैसे बनाओगे कि इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन तो सब पर ही जुड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, दिख रहा होगा क्लियर, ये हाइड्रोजन जुड़ा है नीचे, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये एक बार नॉर्मल संरचना बनाई है मैंने। अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान रहे बेंजीन के संरचना सूत्र में यहाँ डबल बॉन्ड आता है, यहाँ क्या आता है, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर अगले पर सिंगल, याद रखने का तरीका, ये सिंगल, यहाँ डबल, फिर डबल, अगले पर फिर डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, फिर सिंगल और फिर अगले पर डबल। ध्यान में आ गई बात। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंद, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, और फिर सिंगल बॉन्ड। इधर से चलो तो डबल बॉन्ड, देखो मैं ऐसे चला, यानी मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो होते हैं ना, एक तो घड़ी चलती है उस प्रकार से, एक घड़ी की विपरीत दिशा में, तो मैं मतलब घड़ी के हिसाब से देख लो और विपरीत दिशा में देख लो। जैसे इधर से देखूं तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर वापस डबल, और इधर से चलूं तो डबल सिंगल, उल्टा चल रहा हूं अब की बार, डबल सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, कैसे चले जाओ, ये मतलब इस प्रकार से इसकी संरचना कंप्लीट होती है। तो ये हो गया, जैसे ये संरचना बनाई अपने, फिर इसमें या में ये बनाया, तो इसका अन्यथा जो रूप होगा अथवा में वो कौन सा होगा, ये होगा इस प्रकार से। जो इसका दूसरा रूप होगा ना वो किस प्रकार से होगा, पहले ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, इस प्रकार से बनाओ, ऐसे और ऐसे, ये हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड वाली बात रहेगी। अब मतलब इसमें तो ये और ये सेम हो गया ना, ये वाला और ये वाला सेम हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड थे सभी, इसमें सारे देखो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें देखो डबल सिंगल है, तो वो इसमें दर्शा दो, सिर्फ बॉन्ड दर्शाने। और ये वल्ले इसी का ही रूप बता रही है, वल्ले ये बता रही कि इस पर कार्बन जुड़े और आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, तो इसमें डबल बॉन्ड दर्शा दो। जैसे यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल, फिर सिंगल था, फिर यहाँ डबल, ठीक है, फिर सिंगल और फिर यहाँ डबल, ये हो गया दोस्तों। देखो यहाँ डबल था ना, यहाँ डबल था तो मैंने यहाँ डबल दर्शा दिया, फिर सिंगल तो ये खाली छोड़ दिया, ये डबल था तो यहाँ डबल दर्शा दिया, यहाँ सिंगल था तो ये सिंगल खाली छोड़ दिया, फिर डबल था तो इसको एक लाइन और निकाल दी, फिर सिंगल तो ये सिंगल, तो ये हो गया इसका रूप। बात आ गई समझ में। तो देखो आज दोस्तों अपने एक महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ी कि हाइड्रोकार्बन और उनका वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन और उनका वर्गीकरण। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोकार्बन दो भागों में बंटे हैं, विवृत श्रृंखला में और संवृत श्रृंखला में।
विवर्त तो अचक्रिय होते हैं, ये होते हैं चक्रीय। ये क्या होते हैं? चक्रीय। अब देखो, देखना, ध्यान देना, अचक्रिय में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथीन प्रोपाइन, एथीन प्रोपीन सॉरी, और प्रोपाइन और एसिटिलीन, ब्यूटाइन, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल आ रहे हैं। यानी सारे अचक्रिय हैं, ध्यान दो, इसमें सारे के सारे अचक्रिय हैं, यानी कोई विशेष प्रकार का चक्कर नहीं है। और ये देखो संवृत श्रृंखला चक्रीय हाइड्रोकार्बन से ही बनी है। और देखो इसमें आगे आके देखो ये चक्कर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ना, एक प्रकार से सर्किल क्रिएट हो रहे हैं। देखो तो ये होगी ना चक्रीय श्रृंखला। ये कौन सी श्रृंखला होगी? चक्रीय श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो फिर इसमें दो भाग बने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो भाग बने, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे पहला तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है, वो तो होते हैं संतृप्त, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपीन। ध्यान देना, ढंग से समझना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर असंतृप्त में दो आते हैं, इसमें एल्किन और एल्काइन। यहाँ एक प्रश्न भी क्रिएट होता है जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है यहाँ। ये एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो आप क्या बताओगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आता है या बॉन्ड आता है, अंग्रेजी में बॉन्ड, हिंदी में बंध, या सिंगल बॉन्ड आता है, जैसे एल्केन। एल्केन में फिर ये उदाहरण है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन दो भाग होते हैं। इसमें तो डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के मध्य, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता है। इसमें द्विबंध और इसमें त्रिबंध। इसका उदाहरण द्विबंध का एथीन और प्रोपीन, और इसका एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, और एक जैसे एसिटिलीन। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, एक दूसरा हट करके। ठीक है, और फिर जैसे इसका जिक्र संवृत में सिर्फ चक्रीय हाइड्रोकार्बन आते हैं या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। वलय जिसमें जो एक श्रृंखला बने, जैसे कड़ा होता है, कड़ा होता है ना, जैसे राउंड में होता है, या जैसे एक चूड़ियाँ जो होती हैं वो भी वलय का ही रूप होते हैं। ठीक है ना, तो वो होते हैं वलय यौगिक। तो ये देखो ये यहाँ है। फिर ये वलय वाले एलिसाइक्लिक यौगिक बनाते हैं, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक यौगिक बनाते हैं। बड़ा ही अच्छा इसका मतलब क्लियरेंस वैज्ञानिकों ने दी है, समझने के लिए पहचान बहुत अच्छी दी है कि जलाने पर जो बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं वो तो होते हैं एलिफेटिक। जलाने पर यानी जिसको अग्नि में जलाया जाता है तो बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी जलाएंगे तो कोई धुआं नहीं निकलता है, एकदम शुद्ध अग्नि जलती है, वो तो होते हैं एलिफेटिक। और जलाने पर जो धुएं के साथ जलते हैं ना वो होते हैं दोस्तों एरोमेटिक। तो आप मतलब नॉर्मल जीवन में भी ये पहचान कर सकते हो कि किसी चीज़ को यदि जलाओगे ना, तो यदि बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, काला धुआं दे रहा है, तो वो तो एरोमेटिक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसका एग्जाम्पल भी बताया अपने दैनिक जीवन के हिसाब से, जैसे टायर को जलाते हैं, टायर कोई भी टायर, गाड़ी मोटरों के टायर होते हैं, टायर की ट्यूब को जलाते हैं। इसके अलावा और जैसे कोई प्लास्टिक का जैसे पाइप वगैरह होता है, या जैसे दैनिक जीवन में काम आने वाले जैसे कट्टे वगैरह होते हैं, अपने बोरी वगैरह कट्टे वगैरह होते हैं ना, उनको जलाएं तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, ध्यान देना आप। ठीक है, तो वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। और ऐसे चीज़ें जिनको जलाने पर, जैसे लकड़ियों को जलाने पर भी निकलता है कई बार, ठीक है, और जिनमें धुआं नहीं निकलता, एकदम शुद्ध जलते हैं, वो एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन इसका एग्जाम्पल है एलिफेटिक का, ध्यान देना, उदाहरणों को विशेष रूप से ध्यान देना। एलिफेटिक का उदाहरण साइक्लोहेक्सेन है, इसका उदाहरण बेंजीन है। इसका उदाहरण क्या है? बेंजीन। एरोमेटिक का एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन। फिर ये इसकी संरचना होगी, ये इसकी होगी, या फिर शॉर्ट में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को विशेष तौर पर यही बनानी है, इन संरचनाओं को ही अपने बनाना है। और इसकी बेंजीन की ये होगी, और शॉर्ट में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं। ज़्यादा जो मैंने टिक लगाए हैं ये संरचना, ये वाली और इसमें ये वाली, ये संरचना ही अपने को बनानी है, कॉपी करनी है। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो ये इस प्रकार से अपने संरचना क्रिएट करते हैं। तो आज पढ़ा आपने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण और हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब इसके बाद में आगे अपने ये चैप्टर आगे बढ़ेगा कि कार्बन जो है उनके नामकरण की, यानी कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की जो पद्धतियां हैं उन पर ये चैप्टर आगे जाएगा कि कार्बन यौगिकों के नामकरण देने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, क्या क्या उनके नाम है, उन पर चलेगा। तो वो पढ़ेंगे, जिसमें 3 थी, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति, जिसमें से IUPAC पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर ही आगे सारा चैप्टर चलेगा। पद्धतियां तो तीनों ही पढ़ेंगे अपने, लेकिन विशेष तौर पर उसमें IUPAC है जिस पर क्वेश्चन ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं। IUPAC नामकरण पर वो पढ़ेंगे अपने, तो बाद में उसका अध्ययन भी करेंगे। तो अभी तक जो चैप्टर आपने पढ़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण
पार्ट है, ये लेसन है। इसमें कार्बनों के ऊपर ही विशेष अध्ययन किया गया है कि कार्बन के साथ जो जुड़े यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं। चैप्टर का नाम ही यही है, कार्बन और उसके यौगिक। तो दोस्तों बड़े ही अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, और बार बार आप वीडियो देखो। यदि एक बार क्लियर नहीं होता है तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार आप देखो जब तक क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। इसको समझो अच्छे ढंग से, और फिर यदि कोई कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि ये चीज़ सर हमें समझ में नहीं है, आप दोबारा बताओ, मैं इसको दोबारा क्लियर करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसको समझो ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम सामने आए। और वीडियो स्किप मत करें, वीडियो लास्ट तक पूरा देखें, अंत तक वीडियो जो है वो पूरा अंत तक देखें, उसको स्किप मत करें, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो उसके, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो मैं आपसे वही अपील करूंगा दोबारा कि वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो दोस्तों। हमारी मेहनत का परिणाम तभी आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो उसके लिए आपके लिए हम ये सोचेंगे, ऐसा समझेंगे हम कि हमने जो मेहनत की है आपके लिए, वो मेहनत हमारे गुण आ गई, ठीक है ना। तो हमारे बनाए हुए वीडियो तभी कारगर साबित होंगे जब आप इनको देखेंगे और उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं मतलब कुछ न कुछ बेनिफिट हो। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरा 100% फ़ायदा आप इस चीज़ का उठाओ। ये जो आप घर पे रह रहे हो, इस चीज़ का पूरा 100% लाभ आपको जाए, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हमने जो मेहनत की, मतलब हम जो मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप देख करके इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखो, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मतलब कुछ जानकार जो लोग हैं, उनको ये चीज़ आप शेयर करो। और हमारे सहयोग के लिए हम बस इतना ही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी आप करवाओ। ये आपका ही चैनल है, हमारा कोई चैनल नहीं है, आपका ही चैनल है। लेकिन इतना काम आप ज़रूर करो ताकि और बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, दूसरे बच्चे जो इस चीज़ से वंचित है उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। इसके साथ साथ हमने एक नई चीज़ भी स्टार्ट की है, यानी हम आए दिन तो नहीं डाल सकते, लेकिन कुछ दिनों के गैप पर, जैसे पीछे वैज्ञानिक महोदय न्यूटन के जीवन परिचय पर, बायोग्राफी पर एक वीडियो डाला था। मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो उसको आपने देखा होगा। तो वो चीज़ें भी आप देखें ताकि आपको पता चले कि विज्ञान में कौन कौन से ऐसे महान व्यक्तित्व थे या ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें अपना जो योगदान दिया उसको कारगर बनाने के। तो उनको भी आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़, क्या क्या बातें, कौन कौन सी नए प्रयोग, कौन कौन से मतलब सिद्धांत, कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली उन्होंने हमको समझाई हैं, उनको भी आपको समझना चाहिए। तो अभी 1-2 दिन में एक नए वैज्ञानिक के परिचय पर भी वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर हम हाजिर होते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा उत्साह लगातार बना रहे। कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा उत्साह लगातार बना रहे। आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं, ताकि हमें भी इस चीज़ की खुशी हो कि हमारी बनाई हुई मेहनत कारगर हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कमेंट आते रहते हैं कि सर हमें मोटिवेट करें, तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए, इसका मेहनत जो आप करोगे उसका परिणाम ज़रूर निखर के आएगा आपके सामने, और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। यही मैं सोचता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ, ताकि हमारा जो बनाया हुआ वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हों, गुणकारी साबित हों, लाभप्रद साबित हों। हम यही कामना करते हैं, यही आशा करते हैं। और जब आप क्लास में जाओ तो आप और बच्चों से अलग दिखो, क्योंकि आपने ये चीज़, अब देखो कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब नहीं पढ़ते हैं कि चलो क्लास में देख लेंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मस्ती करते हैं और करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ कोई कारगर नहीं है। आप ये चीज़ अब जैसे पढ़ोगे ना तो उसको फ़ायदा जब आप क्लास में जाओगे, जब सर आप पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी पढ़ाए आपको, तो जब सर आपको पढ़ाएंगे तो उस चीज़ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि चाहे कोई स्कूल का बच्चा हो, जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जैसे पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्कूल का बच्चा हो वो इसको देखे, तो चाहे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर अलग अलग होते हैं, तो उनको ऐसा आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आपने सीखी है, ये फ़ायदा आपको मिले, इसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके इन वीडियो को आप देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। आज के लिए इतना ही वीडियो में, और आगे अब नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।